दोस्तों, अगर कोई समस्या जीवन में आती है तो उस समस्या को देख के हम लोग सोच में पड़ जाते हैं और उस समस्या से डर जाते हैं और कभी कभी हमको गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन अगर हम उस समस्या का हल शांति से बैठ के सोचें तो उसका हल निकाला जा सकता है और हम उस समस्या से जीत सकते हैं। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डे के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली गोल्डन टीथ सोने का दांत लेके आए हैं। इस पहेली में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको ही देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार रमन अपने दोस्त डीके के साथ सर्दियों में बैठा धूप ले रहा था। रमन बोला, डीके, मैंने बहुत प्रयास करके देख लिया, कई जगह इंटरव्यू भी दिया, लेकिन मुझे जॉब अब तक नहीं मिल पाई। अब मैं निराश हो चुका हूँ। डीके बोला, धैर्य रखो रमन, अपनी सोच पॉजिटिव बनाओ। अगर तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने सड़क पर ये पत्थर पड़ा है, उसे उठा के दूर फेंक दो, वरना पत्थर की वजह से किसी गाड़ी की दुर्घटना होने का डर है। अब रमन सड़क पर गया और वहां से पत्थर को उठा के सड़क के किनारे कर दिया। उसी समय सड़क पर एक कार आके रुक गई और गाड़ी के अंदर से एक सेठ और उसकी लड़की बाहर आ गई। रमन ने गौर से देखा, उन दोनों के एक एक दांत नकली सोने का बना हुआ था। लड़की ने रमन से कहा, आपने सड़क पर पड़े हुए पत्थर को हटा के अच्छा काम किया, वरना ये पत्थर गाड़ी का एक्सीडेंट का कारण बनता। आप कौन हैं और क्या काम करते हैं? रमन बोला, मेरा नाम रमन है और मैं अभी जॉबलेस हूँ, काम की तलाश कर रहा हूँ। तभी सेठ ने अपना विजिटिंग कार्ड रमन को देते हुए कहा, कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना, तुम्हें काम मिल जाएगा। इतना बोल के वो दोनों अपनी गाड़ी उठा के वहां से चले गए। उनके जाने के बाद डीके रमन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। अब कल सुबह इसके एड्रेस पे पहुंच जाना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इतना बोल के दोनों वहां से चले गए। अब दूसरे दिन रमन उसके दिए हुए पते पे पहुंच गया। सेठ बोला, रमन, तुम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, लेकिन ये काम थोड़ा खतरनाक है, क्या तुम ये काम कर पाओगे? रमन बोला, सेठ जी, पहले आप काम तो बताइए। सेठ बोला, आज से कुछ साल पहले जब हमारे देश में कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस समय जंगल से लकड़ी काटने वाले कुछ लोग मेरे पास आए और मुझसे काम मांगने लगे। उस कोरोना काल की मंदी के दौर में चारों तरफ गरीबी और भुखमरी फैली थी। उस समय मैंने उन गांव वालों की पैसे देके मदद की और उन गांव वालों ने मुझे पैसों के बदले लकड़ी देने का वादा किया। कुछ दिनों तक वो लोग जंगल से लकड़ी काट के मुझे देते भी रहे, लेकिन एक दिन अचानक जंगल का एक मजदूर आके मुझसे बोला, सेठ जी, जंगल में शेर और कई जंगली जानवर आ गए हैं, इसलिए अब हमें लकड़ी काटने में डर लगता है। हम कुछ दिन बाद लकड़ियां काटने का काम प्रारंभ करेंगे। इतना बोल के वो मजदूर वहां से चला गया। उस कोरोना काल में मैंने प्रत्येक मजदूर को 50,000 रुपये एडवांस दिया था और उस समय लगभग 80 मजदूर मेरे पास पैसे लेके गए थे। लेकिन आज उस जंगल में ना तो मुझे कोई मजदूर नजर आता है और ना ही कोई जंगली जानवर। मुझे लगता है वो लोग मुझे धोखा देके जंगल के अंदर भाग गए और कहीं और काम कर रहे हैं। एक दिन मैंने अपनी दूसरी बेटी नैन्सी को अपने मैनेजर फुकटिया के साथ उनकी तलाश करने जंगल भेजा, लेकिन मैनेजर ने बताया कि उन लोगों ने मेरी बेटी नैन्सी को मारा और अपने साथ जंगल में ले गए और मैनेजर अपनी जान बचा के यहाँ तक वापस आया। उसके बाद कई पुलिस वालों को जंगल में भेजा गया, लेकिन आज तक कोई भी बाहर नहीं आ सका। अब तो उस जगह जाने में मुझे भी डर लगता है, पता नहीं आज मेरी बेटी नैन्सी जिंदा भी है या नहीं। अब रमन बोला, सेठ जी, एक बात पूछनी है। आपका एक दांत सोने का है और आपकी दोनों बेटियों का भी एक एक दांत सोने का है, ऐसा क्यों? सेठ बोला, हम लोग खानदानी अमीर हैं, पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। मेरा दांत टूट गया था, इसलिए मैंने अपने एक दांत सोने का लगवाया और मेरी दोनों बेटियां बचपन से ही ज़्यादा टॉफी खाती थी, इसलिए उनका भी एक एक दांत टूटने पर मैंने सोने का लगवा दिया। अब तुम अपने काम पर लग जाओ और जंगल से उन लोगों को ढूंढकर मेरे पास लाओ, तभी तुम्हारी जॉब पक्की होगी। इतना सुन के रमन ने सेठ से उन लोगों को ढूंढने का वादा किया और वापस अपने घर आ गया। अब रमन और डीके रात में बैठ के बातचीत कर रहे थे। रमन बोला, डीके भाई, मेरे साथ जंगल चल और सेठ की लड़की और उन जंगली आदमी को छुड़वाने में मेरी मदद कर। अगर सेठ खुश हो जाएगा तो एक लड़की की शादी मुझसे कर देगा और एक लड़की की शादी तुझसे। डीके ने कहा, इस तरह हम दोनों के पास एक एक सोने का दांत भी आ जाएगा। अब दोनों हंसने लगे। दूसरे दिन डीके और रमन अपनी गाड़ी से जंगल के किनारे पहुंच गए और गाड़ी से उतरकर दोनों बाहर आ गए।
दोनों ने देखा जंगल की सीमा वहीं से स्टार्ट हो रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा वहां एक गाड़ी और उनके पास आके रुक गई और उसके अंदर से सेठ की लड़की प्रिंसी और उसका मैनेजर फोकटिया भी बाहर आके खड़े हो गए। प्रिंसी बोली, रमन मैं भी तुम्हारे साथ उन लोगों को ढूंढने जंगल में चलूंगी, हो सकता है वहां मेरी बहन नैन्सी मिल जाए। डीके बोला, ठीक है तुम लोग भी चलो। लेकिन फोकटिया मैनेजर बीच में बोला, आप लोग चले जाओ, मैं सुनसान जंगल में नहीं जाऊंगा। इस जंगल से आज तक कोई बाहर वापस नहीं आ पाया। अगर आप लोगों को जाना है तो जाओ। इतना बोल के मैनेजर प्रिंसी को छोड़ के गाड़ी उठा के वहां से चला गया। मैनेजर के जाने के बाद तीनों लोग गाड़ी में बैठ के जंगल के अंदर जाने लगे। वो लोग जंगल के अंदर कुछ दूर चले थे कि तभी एक जगह डीके ने अपनी गाड़ी रोक दी। तीनों लोग गाड़ी से बाहर आ गए। रमन बोला, डीके तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? डीके बोला, ध्यान से देखो, उस पेड़ पर एक कुल्हाड़ी फंसी हुई है और नीचे लकड़ियां बंधी हुई रखी हैं, लेकिन आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। रमन तुम उस कुल्हाड़ी को निकाल के मेरे पास लाओ। अब रमन उस कुल्हाड़ी को निकालने के लिए पेड़ के पास पहुंच गया। रमन ने बहुत ताकत लगा के उस कुल्हाड़ी को अपनी ओर खींचा। ज्यादा ताकत लगाने के कारण कुल्हाड़ी पेड़ से निकलकर दूर जा गिरी। अब रमन जमीन से पड़ी हुई कुल्हाड़ी को उठाने ही वाला था कि तभी सब लोगों के सामने वो कुल्हाड़ी जमीन के अंदर समा गई। डीके बोला, अब मैं समझा कि इस जंगल से कोई इंसान आज तक बाहर क्यों नहीं निकल पाया, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे दलदल हैं जो दिखाई नहीं देते, और जब भी लोग अपनी गाड़ी से या पैदल अंदर आते होंगे वो इस दलदल में डूब के मर जाते हैं और किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता। ये कुल्हाड़ी वाला इंसान भी जंगल में लकड़ी काटने आया होगा और उसने अपनी लकड़ियां काट के रस्सी से बांध के रख ली, लेकिन गलती से वो उस दलदल के एरिए में चला गया और वो डूब के मर गया। इसलिए उसकी कुल्हाड़ी और लकड़ियां अभी तक यहीं पर हैं। अगर हम लोग भी कुल्हाड़ी देख के गाड़ी से बाहर नहीं निकलते तो अभी हम लोग भी दलदल के अंदर फंस के मर जाते। अब प्रिंसी बोली, आपने सही कहा, आपकी वजह से हम तीनों की जान बच गई। चलो अब घर वापस चलते हैं, क्योंकि अब हम ये नहीं जानते कि जंगल में आगे दलदल कहाँ कहाँ पर है, इसलिए जंगल के अपने अंदर जाना खतरनाक होगा। डीके बोला, नहीं, अब हम इस जंगल के अंदर तक जाएंगे और तुम्हारी बहन का पता लगाएंगे, और ये दिखाई न देने वाले दलदल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रमन बोला, भाई अगर हम लोग जंगल के अंदर गए तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि दलदल आगे कहाँ कहाँ पर है, हम उससे कैसे बचेंगे? दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, अब वो लोग जंगल के अंदर कैसे जाएंगे? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, दलदल ऐसा स्थान होता है जहाँ कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए तो उससे वापस निकलना मुश्किल होता है, और जितना इंसान उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है वो उतना ही नीचे धंसता जाता है। हम लोग ये पता नहीं कर सकते कि जंगल में दलदल कहाँ कहाँ पर है, लेकिन हम उस दलदल से बचने का उपाय कर सकते हैं। रमन वहां ध्यान से देखो, वो लकड़ियां एक रस्सी से बंधी हुई हैं, तुम उस रस्सी को निकाल के यहाँ लाओ। अब कुछ देर बाद रमन उन लकड़ियों के ढेर के पास गया और रस्सी निकाल के ले आया। डीके ने उस रस्सी को डीके ने उस रस्सी के एक सिरे को रमन से बांध दिया और दूसरा सिरा उसने अपनी गाड़ी के कुंदे से बांध दिया। डीके बोला, रमन हम लोग गाड़ी में बैठ के धीरे धीरे गाड़ी चलाते जाएंगे और तुम गाड़ी के आगे चलते रहना। रास्ते में अगर दलदल आएगा तो तुम उसमें डूबोगे नहीं, बल्कि रस्सी से बंधी होने के कारण हम तुम्हें गाड़ी से खींच के बाहर निकाल लेंगे और तुम बाहर आ जाओगे। रमन और प्रिंसी को डीके का आइडिया पसंद आया और दोनों उस गाड़ी में बैठ के धीरे धीरे दलदल से दूर दूसरी तरफ से जंगल के अंदर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में एक जगह रमन दलदल के अंदर फंस गया, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण वो दलदल के अंदर डूबा नहीं, बल्कि आधा शरीर उसका बाहर था। अब डीके अपनी गाड़ी से चिल्लाया, रमन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें अभी दलदल से बाहर निकालता हूँ। इतना बोल के डीके ने अपनी गाड़ी पीछे ली और रमन दलदल से बाहर आ गया। अब फिर से डीके और रमन दलदल से बचकर आगे की ओर जाने लगे। बहुत दूर तक चलने के बाद उनको जंगल के बीच में एक गांव दिखाई दिया। अब डीके ने गाड़ी वहीं रोक दी। कुछ देर बाद वहां के लोग उसकी गाड़ी की आवाज़ सुन के अपने अपने घर से बाहर आके देखने लगे। अब डीके और प्रिंसी भी बाहर आकर सभी को देखने लगे। उसी समय घर से एक आदमी कुल्हाड़ी लेके निकला और जोर से चिल्ला के बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? डीके ने कहा, आप लोग हमसे डरो नहीं और हमारी बात ध्यान से सुनो। आज से कुछ साल पहले कोरोना काल में
हमारे सेठ जी ने आपको पैसा देके आप लोगों की मदद की और उसके बदले आप लोगों ने जंगल से लकड़ी काट के देने का वादा किया, लेकिन उस दिन से आप लोग दिखाई नहीं दिए, इसलिए सेठ जी ने हम लोगों को आपको ढूंढने भेजा है। अब एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा अगर तुम इस गांव में आ चुके हो तो हम सभी के चेहरे ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा कि हम लोगों का संपर्क शहर से बहुत साल पहले ही टूट चुका है। हम लोग इस गांव में अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में रह रहे हैं। शहर देखे हुए में बहुत साल हो गए, हम इस गांव में फंस चुके हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने केवल एक जोड़ी कपड़ों में 3 साल निकाल दिए और हमारी इस हालत के जिम्मेदार तुम्हारा सेठ है, उसी के कारण ये सब हुआ है। अब प्रिंसी आगे आकर बोली, मेरे पापा के कारण क्यों हुआ? मेरे पापा ने आप लोगों की पैसे देके मदद की। अब बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरे एक सवाल का आंसर दो, इस गांव में तुम्हें कोई जवान व्यक्ति दिखाई दे रहा है? प्रिंसी बोली, नहीं, आप लोग सभी बुजुर्ग ओल्ड एज व्यक्ति हैं। बूढ़ा आदमी बोला, सही कहा, दरअसल तुम्हारे पिता ने हमारी नहीं बल्कि हमारे बच्चों को पैसा देके मदद की थी और वो पैसा हमारे पास आज भी है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे पास नहीं हैं। वो तुम्हारे पिता के कारण मर चुके हैं और इसका बदला हम तुम्हारे पिता से अवश्य लेंगे। प्रिंसी बोली, तुम बदला लोगे नहीं बल्कि ले चुके हो। जब हमारे मैनेजर फोकटिया और मेरी छोटी बहन नैन्सी तुम लोगों से बातचीत करने जंगल में आए तो तुमने मैनेजर को मार के भगा दिया और मेरी बहन को अपने साथ ले गए। बताओ मेरी बहन नैन्सी कहाँ है? अब दूसरा बूढ़ा व्यक्ति बोला, तुम्हारी बहन कहाँ है हमें नहीं पता, बल्कि तुम्हारे पिता और तुम्हारा मैनेजर बहुत बड़े धोखेबाज हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे बच्चे तुम्हारे पिता से पैसा लेके हमारे पास आए और हमारे परिवार की जरूरतें पूरी होने लगी, लेकिन जंगल में जानवरों के होने के कारण वो लोग कभी कभी जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जा पाते थे। एक दिन तुम्हारा मैनेजर फोकटिया हमारे पास आया और हमारे बच्चों से बोला, तुम सेठ को जंगली जानवरों के कारण प्रतिदिन लकड़ियां नहीं दे पा रहे हो, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम प्रतिदिन सेठ को जंगल से लकड़ी काट के दे सकते हो और तुम्हें मैं भी पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे एक काम करना होगा और मेरे इस काम की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाए तुम आखिरी दिन मुझसे आके पैसे ले लेना। मैनेजर ने जैसा बताया हमारे बच्चों ने वैसा ही किया और आखिरी दिन वो फुकटिया से पैसे लेने गए, लेकिन वापस आज तक नहीं आए। पता नहीं तुम्हारे पिता और तुम्हारे मैनेजर ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया होगा। उसके बाद हमारे गांव वाले तुम्हारे पिता से बातचीत करने शहर गए, लेकिन तुम्हारे पिता और मैनेजर ने उनको भी मार दिया। वो भी आज तक वापस गांव नहीं लौटे। जो भी इस गांव से बाहर गया आज तक वापस नहीं आया। इस डर के कारण हम लोग गांव में ही बसे हैं और इस डर के कारण हम इस गांव से बाहर नहीं जा पाते। प्रिंसी बोली, हमारे मैनेजर ने तुम्हारे बच्चों से क्या काम करवाया था? गांव के लोग बोले, मैनेजर ने क्या काम करने को कहा यह हमें कुछ नहीं पता। अब डीके बोला, मुझे समझ आ गया, तुम्हारे मैनेजर ने उन लोगों से क्या काम करवाया था और क्यों करवाया। दोस्तों, पहले का दूसरा सवाल, मैनेजर ने जंगल वालों से क्या काम करवाया और उस काम का करवाने का कारण क्या था? डीके बोला, तुम्हारा मैनेजर फोकटिया एक लालची इंसान है। आज उसी की वजह से गांव वालों की जान चली गई और तुम्हारी बहन नैन्सी भी गायब हो गई। दरअसल तुम्हारे पिता को जंगल वालों से लकड़ी चाहिए थी, लेकिन जंगल में जंगली जानवर थे जैसे शेर, हाथी, भालू इत्यादि। अब तुम्हारे मैनेजर फोकटिया ने अपना दिमाग चलाया और जंगल वालों से जंगल के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए और उन गड्ढों को बाहर से झाड़ी लगा के ढक दिया। इस तरह से कुछ दिनों बाद उन गड्ढों में शेर व हाथी जैसे जानवर जा गिरे और मैनेजर ने उन जानवरों को दूसरे लोगों को चुपचाप से बेच के बहुत पैसा कमाया, या फिर उन जानवरों की खाल या उनके दांत बेच के बहुत पैसा कमाया होगा। अब आखिरी दिन जब जंगल वाले मैनेजर से पैसा मांगने गए होंगे तो उसने पैसा देने से इनकार करके उन लोगों को मार के जंगल के गड्ढों में ही डाल दिया, जिससे जंगल में किसी को किसी की लाश ना मिले और मैनेजर के बारे में किसी को कुछ ना मालूम पड़े। अब जंगल में दलदल होने का राज केवल 2 लोग जानते थे। नंबर 1, लकड़ी काटने वाले जो मर चुके थे। नंबर 2, फोकटिया मैनेजर जो किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब सेठ जी ये समझ रहे थे कि जंगल वाले उनका पैसा खा के भाग गए जो कि मर चुके हैं, और गांव वाले ये समझ रहे थे कि हमारे बच्चे पैसा मांगने गए लेकिन तुम्हारे सेठ ने उनको मार दिया, इसलिए आज तक वापस नहीं आए, और इन सभी का जिम्मेदार फोकटिया मैनेजर है। प्रिंसी बोली, लेकिन मेरी बहन नैन्सी कहाँ गई? जंगल वाले बोले, हमें नहीं पता, लगता है तुम्हारी बहन उन जंगल के अंदर दलदलों में गिर के मर गई। अब डीके बोला, आप सभी लोग चिंता ना करें, अब मैं आप लोगों को दलदल से बचाकर शहर तक ले जाऊंगा। सभी लोग खुश हो गए।
वो लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी कुल्हाड़ी वाला आदमी बोला, आप लोग इन लोगों के साथ चले जाओ, लेकिन मैं अपने इसी गांव में रहूंगा, मुझे नहीं जाना शहर, शहर वाले धोखेबाज होते हैं। इतना बोल के वो आदमी वहां से चला गया। अब दूसरा बूढ़ा व्यक्ति बोला, जग्गू एक इमोशनल इंसान है। दरअसल उसके दो बेटे जंगल से आज तक वापस नहीं लौटे। उसने अपने बेटों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिले। इसलिए वो शहर वालों से नफरत करता है और तुम्हारे साथ शहर नहीं जाना चाहता। जग्गू मन का साफ व्यक्ति है। पूरे गांव में वो सभी के लिए खाना बना के हमारे घर देने आता है और वो सभी गांव वालों की रक्षा भी करता है। मैं उससे बात करूंगा, उसे भी शहर ले चलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, शहर कैसे जाएंगे? अब रमन गुस्से से बोला, जैसे हम शहर से गांव आए वैसे ही डी के साहब हम लोगों को शहर ले जाएंगे और मैं गाड़ी के आगे घोड़े की तरह बंद कर सभी को दलदल के बारे में बताता जाऊंगा, समझे? अब रात होने के कारण जंगलवासियों ने उनको एक कमरे में रुकने की व्यवस्था कर दी और रात में वही व्यक्ति उन लोगों के लिए खाना भी लाया। तीनों बैठ के खाना खाने लगे। वो लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी प्रिंसी के मुंह में अचानक कुछ अड़ने की आवाज आई। प्रिंसी ने उसे बाहर निकाल के देखा तो वो एक सोने का दांत था। प्रिंसी उस दांत को देख के जोर जोर से रोने लगी। रमन बोला, प्रिंसी तुम्हारा दांत टूट गया, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? घर जाके वापस लगवा लेना। डीके बोला, ये दांत टूटने के कारण नहीं रो रही। दोस्तों, पहेली का तीसरा सवाल, प्रिंसी दांत देख के क्यों रो रही थी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। प्रिंसी बोली, ये दांत मेरा नहीं, मेरी बहन नैन्सी का है। पिताजी ने हम दोनों को एक एक दांत सोने का लगवाया था। ये दांत वही है। इसका मतलब इस आदमी ने मेरे बहन को मार के उसका दांत निकाल लिया और शहर ना जाने के कारण खाने के किसी बर्तन में बेचने के लिए रख दिया और आज खाना बनाते समय ये दांत मेरे खाने में आ गया। अब वो आदमी बोला, तुम्हारे पिताजी ने हम लोगों के साथ जैसा किया, इसकी यही सजा है। मैंने ही तुम्हारी बहन को मार के उसका दांत बेचने के लिए निकाल लिया था। अब तुम लोग भी वापस शहर नहीं लौट पाओगे। इतना बोल के वो आदमी वहां से चला गया। अब गांव का दूसरा आदमी बोला, उसको माफ कर दो बेटी, तुम्हारे पिता के कारण उसके बच्चों की जान गई, उसका बदला लिया है उसने। तुम उसे छोड़ो और कल हम लोगों को शहर ले चलो। इतना बोल के गांव वाले उन तीनों को छोड़ के अपने अपने घर सोने चले गए। अब दूसरा दिन हुआ। डीके और प्रिंसिनी ने देखा कि रमन कमरे में नहीं था और कुछ देर बाद गांव वाले तैयार होके शहर जाने के लिए उनके पास आ गए। डीके ने उनसे कहा, मेरा दोस्त रमन कल रात हमारे साथ ही सोया था, लेकिन आज वो गायब है, उसे कौन ले गया? अब बाहर जाके सभी गांव वालों ने पूरे गांव में उसको अच्छी तरह से खोजा, लेकिन रमन कहीं दिखाई नहीं दिया। प्रिंसी ने देखा कि गाड़ी की टायर की हवा भी निकली हुई है। प्रिंसी बोली, मुझे लगता है इसी आदमी ने रमन को मार दिया और हमारी गाड़ी की टायर की हवा भी निकाल दी, जिससे हम लोग शहर ना जा पाए। अब हम लोग बिना गाड़ी के सारे दलदल में गिर के मर सकते हैं। अब हम लोग वापस कैसे लौटेंगे? दोस्तों, पहेली का चौथा सवाल, अब बिना गाड़ी के डी के जंगल से वापस कैसे निकलेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब डी के बोला, जैसे हम शहर से यहाँ आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। पहले दलदल से बचने के लिए हम गाड़ी से आदमी को आगे बांध देते थे। इस बार फिर से एक आदमी आगे रस्सी से बंधा हुआ रहेगा और उसकी रस्सी हम सभी लोग अपने आप में बांध लेंगे और जहां वो दलदल में डूबेगा हम लोग एक साथ ताकत लगा के उसे बाहर निकाल लेंगे। सभी लोगों को डिकी का यह आइडिया पसंद आया और गांव के एक आदमी को रस्सी से बांध के आगे चलाया गया और पीछे पीछे सभी लोग उसके जाने लगे। इस तरह डीके ने अपनी बुद्धिमानी से सभी लोगों को सुरक्षित वापस शहर ले गया और रास्ते में किसी को कुछ नहीं हुआ। अब कुछ समय बाद सभी लोग सेठ के घर पहुंच गए। प्रिंसी ने अपने पिता को सारी बात बताई। प्रिंसी ने अपने पिता को नैन्सी का दांत भी दिखाया, जिसे देख के सेठ रोने लगा। अब सभी गांव वालों ने सेठ से माफी मांगी और फोकटिया मैनेजर के बारे में बताया और पैसे देने का आश्वासन देके वो लोग वहां से चले गए। उसके कुछ देर बाद सेठ ने तुरंत पुलिस को बुला के मैनेजर को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस मैनेजर को अपने साथ ले गई। जब सभी लोग वहां से चले गए तो सेठ ने डीके से कहा, मैंने तुम्हारे दोस्त को जॉब देने का वादा किया था, लेकिन लगता है मेरी बेटी नैन्सी की तरह तुम्हारा दोस्त भी इस दुनिया में नहीं है। डीके ने कहा, आपकी बेटी नैन्सी जिंदा है और मेरा दोस्त रमन भी जिंदा है, वो उसे लेके आता ही होगा। दोस्तों, पहेली का पांचवा सवाल,
नैन्सी और रमन जिंदा हैं कैसे? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, जब प्रिंसी के मुंह से नैन्सी का दांत मिला तो प्रिंसी ने समझा उस आदमी ने नैन्सी को मार के उसका दांत निकाल लिया होगा और उसे खाने के बर्तन में रख दिया। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि नैन्सी जिंदा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी सोने की वस्तु को कभी खाने के बर्तन में नहीं छुपाता, और अगर छुपाता भी है तो उस वस्तु का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता है। जबकि वो आदमी हमारे लिए खाना बना के लाया तो उसे अपने बनाए हुए खाने में दांत नहीं दिखाई दिया होगा। अर्थात नैन्सी जिंदा है। उस आदमी ने कमरे में उसे कहीं बंधक बना के रखा है, इसलिए वो आदमी सभी लोगों के लिए नैन्सी से खाना बनवा के भिजवाता था। और जब हम लोग गांव पहुंचे तो नैन्सी ने हमको चुपके से देख लिया होगा, लेकिन बंदी बने होने के कारण वो हमारे पास नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने खाने में जानबूझ के अपना सोने का दांत डाल दिया, जिससे हम सभी को उसके बारे में पता चल जाए। लेकिन उस सोने के दांत के बारे में उस आदमी को नहीं पता था, और जब प्रिंसी ने उस सोने के दांत को देखा तो वो समझी कि नैन्सी मर चुकी है। उसके बाद मैंने रमन को गांव में कहीं छुपने के लिए बोल दिया। अब इस समय गांव में 3 लोग हैं, वो आदमी, नैन्सी और रमन। अब रमन चुपके से उस आदमी को वार करके रस्सी के सहारे नैन्सी को लेके आता ही होगा। वो लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी नैन्सी और रमन खुश होकर वहां पहुंच गए और रमन की जॉब लग गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।